रामपुर गांव में एक रमेश नाम का व्यक्ति रहता था जो बहुत अमीर था। रमेश की पत्नी का नाम रेनू था और उसका एक बेटा था जिसका नाम राहुल था। राहुल एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता था। रमेश के घर में मोहन नाम का एक व्यक्ति जो नौकर का काम करता था। मोहन जो रमेश के घर में काम करता था, उसकी पत्नी का नाम संगीता था और उसका भी एक बेटा था जिसका नाम किशन था जो एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। राहुल पढ़ने में कमजोर था, वहीं दूसरी तरफ किशन पढ़ने में होशियार था। एक दिन जब राहुल का रिजल्ट आता है, राहुल का रिजल्ट देखकर उसके पिता बहुत नाराज होते हैं और राहुल से कहते हैं, राहुल, तुम्हारे इस बार भी अच्छे नंबर नहीं आए हैं। इस बार भी तुमने परीक्षा की तैयारी अच्छे से नहीं की। तभी वहाँ मोहन आता है। मोहन को देखकर रमेश उससे कहता है, अरे मोहन, आज किशन का भी रिजल्ट आया होगा। हाँ साहब, आज किशन का भी रिजल्ट आया है। वो अपनी कक्षा में प्रथम आया है। ये बात सुनकर राहुल अपने पिता से कहता है, पापा, सरकारी स्कूल में पढ़कर कोई भी प्रथम आ जाता है। वहाँ की पढ़ाई बहुत आसान है। किशन ने कोई बड़ा काम नहीं किया, एक छोटे से स्कूल में फर्स्ट आकर। तभी वहाँ किशन आता है। वो अपने कक्षा में प्रथम आने की खुशी में वो सबको लड्डू बांटता है। वो लड्डू राहुल को भी देता है। राहुल गुस्से से किशन से कहता है, मैं नहीं खाता ये सड़े से लड्डू, तुम ही खाओ अपने लड्डू। और हाँ, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम हमारे नौकर के बेटे हो, कितनी भी कोशिश कर लोगे फिर भी मेरी बराबरी नहीं कर पाओगे। राहुल की बात सुनकर उसकी माँ रेनू राहुल को डांटती है और कहती है, राहुल, ऐसे नहीं बोलते, किशन एक अच्छा लड़का है। माँ, मुझे किशन अच्छा नहीं लगता। मेरे सामने पापा उसकी तारीफ करते रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अपने दोस्त मनीष के घर जा रहा हूँ। राहुल को किशन से नफरत थी क्योंकि किशन राहुल से पढ़ाई में बहुत अच्छा था। अपने पिताजी की बात सुनकर राहुल गुस्सा हो जाता है। वो अपने दोस्त मनीष के घर चला जाता है। उसका दोस्त मनीष राहुल से कहता है, क्या हुआ राहुल, आज तो बहुत गुस्से में है। मेरे घर में हमेशा किशन की तारीफ होती है। मैं किशन से नफरत करता हूँ। वो अपने कक्षा में प्रथम आया है। पापा उसकी तारीफ कर रहे थे और मुझे डांट रहे थे। वो हमारे नौकर का बेटा है। मुझे ये बात समझाना होगा कि किशन एक नौकर का बेटा है। अरे तू चिंता क्यों करता है, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुन, कल दोपहर में सारे दोस्त गेम में पैसा लगा रहे हैं, तो कितना लगाएगा? मेरी तरफ से 500 लगा दे। अरे तू फिर से अपनी मम्मी के अकाउंट से 500 रुपए लेगा तो तेरी मम्मी गुस्सा नहीं करेगी? मेरे पापा बहुत अमीर है। मेरे पापा के पास पैसों की कमी नहीं है। मैं अपनी मम्मी से पढ़ाई का सामान लाने के बहाने पैसे मांग लूंगा तो वो दे देगी। राहुल को गेम पर पैसे लगाने की आदत पड़ गई थी। वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलता और उस पर पैसे लगाता था। वो पढ़ाई के सामान लाने के बहाने अपनी मम्मी से पैसे मांगता था। एक दिन उसके पिता राहुल से कहते हैं, राहुल, तुमने मम्मी के अकाउंट से फिर से पैसे निकाले? पापा, मेरा ऑनलाइन ग्रुप गेम चल रहा था, उसके लिए मैंने मम्मी के अकाउंट से पैसे निकाले। तभी वहाँ राहुल की माँ आ जाती है और रमेश से कहती है, अरे मुझे पता है, राहुल ने मुझे बता दिया था कि वो 500 रुपए ऐड कर रहा है। फालतू में भी गुस्सा होते रहते हो मेरे लाल पर। वो तो ठीक है रेनू, पर चलिए आप नाश्ता कीजिए, बच्चे हैं, आपस में लगे रहते हैं। रेनू रमेश की बातों पर ध्यान नहीं देती। राहुल की गेम खेलने की आदत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। परीक्षाएं भी नजदीक आ रही थी। गेम खेलने की वजह से राहुल ट्यूशन लेट पहुंचता था। एक दिन उसके ट्यूशन वाली टीचर ने रेनू के पास फोन किया और उसे बताया कि राहुल 2 दिन से ट्यूशन लेट आ रहा है। ये बात सुनकर रेनू राहुल से कहती है, राहुल, आज तुम्हारे ट्यूशन वाले टीचर का फोन आया था। तुम 2 दिन से ट्यूशन लेट क्यों जा रहे हो? मम्मी, वो एग्जाम आ रहे हैं ना, तो मैं मनीष के घर बैठकर पढ़ाई करता हूँ। हम दोनों साथ में ट्यूशन जाते हैं। पढ़ते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता। अच्छा, ये बात है। तुम मनीष के घर में बैठकर एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ाई कर रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। उधर किशन भी आने वाली परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत से तैयारी कर रहा था। किशन अपने पिताजी से कहता है, बापू, मुझे फिर से इस बार भी प्रथम आना है। देखना, मैं बहुत मेहनत करूंगा और इस बार भी प्रथम आऊंगा। मुझे पता है मेरे बेटे, तुम अपनी परीक्षा के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो। तुम्हारा ये जोड़ा हुआ विद्याधन एक दिन तुम्हारे लिए बहुत काम आएगा और तुम एक दिन हम सबका नाम रोशन जरूर करोगे। तभी वहाँ किशन की माँ संगीता आती है और किशन से कहती है,
चलो अब किशन बेटा, अब आकर दूध रोटी खा लो। मैंने तुम्हारी पसंद का बनाया है। और तुम कहाँ जा रही हो अपनी कक्षा के बच्चों के साथ? माँ, मैं साइंस म्यूजियम देखने जा रहा हूँ। वहाँ पर विज्ञान से संबंधित बहुत से उपकरण है। टीचर बता रही थी हमें वहाँ जाने से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। किशन स्कूल के बच्चों के साथ साइंस म्यूजियम देखने जाता है। वहाँ उसे प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी दिखाई देते हैं, जिनमें राहुल भी होता है। किशन को देखकर राहुल का दोस्त मनीष राहुल से कहता है, राहुल, ये तो वही लड़का है ना जिसे मैंने तेरे घर पे कई बार देखा है। अरे ये हमारे नौकर मोहन का बेटा है। राहुल की ये बात सुनकर उसकी कक्षा की एक लड़की किशन का मजाक उड़ाने लगती है और कहती है, हाँ, ये नौकर का बेटा है, फिर ये भी नौकर हुआ। सब बच्चे किशन पर हंसने लगते हैं। किशन घर आकर उदास हो जाता है और अपने पिताजी से कहता है, बापू, सब बच्चे मुझे नौकर का बेटा कहकर चिढ़ा रहे थे। सब बच्चे मेरे ऊपर हंस रहे थे। अरे मेरे बच्चे, तू इतनी सी बात पर बुरा क्यों मान गया? मैं तुझे तभी तो पढ़ा लिखा रहा हूँ ताकि तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके और पैसे कमा सके। मोहन की बात सुनकर किशन में हिम्मत आ जाती है और वो खुश हो जाता है और खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है। अगले दिन किशन स्कूल जाता है तो किशन की टीचर उसे कक्षा में पूरे साल अच्छा करने के लिए पुरस्कार देती है और उसकी टीचर कहती है, किशन ने पूरे साल बहुत मेहनत करके अव्वल स्थान पाया है, इसलिए किशन को स्कूल की तरफ से कक्षा में बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जा रहा है। और मैं जानती हूँ जो फाइनल एग्जाम आने वाले हैं, किशन उसमें भी प्रथम स्थान आने के लिए पूरी मेहनत कर रहा होगा। थैंक यू मैम। सभी बच्चे तालियां बजाकर किशन की प्रशंसा करते हैं। घर आकर किशन अपने बापू और माँ को सारी बात बताता है। उसकी सारी बात सुनकर उसके पिता और माँ बहुत खुश होते हैं। किशन के पिता किशन को कहते हैं, अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर पुरस्कार है। मेरे बेटे ने मेरा नाम रोशन कर दिया। ये तुम्हारे मेहनत का फल है। जीते रहो बेटे। बाबू, मैं ये पुरस्कार रमेश अंकल को दिखाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, चल तू उनका भी आशीर्वाद ले ले। वहीं दूसरी तरफ रमेश रेनू से बहुत ही गुस्से में आकर कहता है, रेनू, तुम्हारे बैंक के अकाउंट से 2 लाख रुपए निकल गए और तुम्हें पता तक नहीं है। मैं इतने पैसे एक साथ कहाँ खर्च करूँगी? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब कैसे हो गया? रुको, मैंने बैंक से सारी डिटेल निकलवाता हूँ। रमेश बैंक वालों से फोन पर बात करने लगता है। मोहन और किशन वहीं पर खड़े थे। रमेश रेनू से कहता है, लो, हो गया सत्यानाश। और दो अपने लाडले को फोन। तुम्हारे बेटे ने बेवकूफी में 2 लाख ना जाने किसी ऑनलाइन गेम में लगा दिए हैं। अब भुगतो। और है कहाँ वो साहब? वो तो मनीष के साथ ट्यूशन गया है। तभी रेनू के पास राहुल के ट्यूशन से उसकी टीचर का फोन आता है। उसकी टीचर रेनू से कहती है, हेलो रेनू जी, क्या बात है? राहुल ठीक तो है ना? वो 1 हफ्ते से ट्यूशन नहीं आया। क्या 1 हफ्ते से? लेकिन वो तो रोज घर से ट्यूशन के लिए ही निकलता है। अच्छा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बात करती हूँ उससे। रेनू सारी बात रमेश को बताती है। रमेश को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ राहुल आ जाता है। राहुल के पिता राहुल से कहते हैं, राहुल ट्यूशन से आ गए? जी पापा, आ गया। अच्छा, अब तुम झूठ भी बोलने लगे हो। तुमने 2 लाख किसी ऑनलाइन गेम में लगा दिए और 1 हफ्ते से ट्यूशन भी नहीं जा रहे हो। 2 दिन बाद तुम्हारे फाइनल एग्जाम है। रमेश की बात सुनकर राहुल घबरा जाता है और अपनी सारी गलती मानते हुए अपने पिता रमेश से कहता है, पापा, मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं मनीष के बहकावे में आ गया था और उसी की वजह से आज मैं स्कूल टेस्ट में भी फेल हो गया। रमेश का ध्यान मोहन और किशन की तरफ जाता है। उन्हें देखकर रमेश कहता है, अरे मोहन, तुम कब आए? और किशन बेटा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? आज मुझे स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला तो मैं आपका आशीर्वाद लेने आ गया। उसके बाद किशन रमेश के पैर छूता है और उससे आशीर्वाद लेता है। जीते रहो, खूब तरक्की करो और ऐसे ही अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहो। रमेश किशन को आशीर्वाद देकर चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। राहुल रमेश के पीछे जाता है और अपने पिताजी से कमरे में आने की अनुमति मांगता है तो उसके पिता कहते हैं, मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी। राहुल, तुम अभी यहाँ से चले जाओ। राहुल अपने मम्मी के पास जाता है और कहता है, मम्मी, पापा मुझसे नाराज हैं। वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। राहुल, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है
तो अपनी गलती को सुधारो, फिर तुम्हारे पापा का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। राहुल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपनी मम्मी की बात मानकर अपनी सारी गलतियां सुधारने की कोशिश में लग जाता है। राहुल ने अब अपने दोस्त मनीष के साथ गेम खेलना बंद कर दिया और वो मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। पर 2 दिन बाद राहुल का गणित का पेपर होता है। ट्यूशन की छुट्टियां करने की वजह से उसका सिलेबस पूरा नहीं हो पाया था। राहुल अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी, मेरा बहुत सारा सिलेबस अभी रिवीजन के लिए बाकी है, मैं कैसे कर पाऊंगा? कुछ सवाल मुझे समझ में भी नहीं आ रहे हैं। राहुल, तुम एक काम क्यों नहीं करते? किशन की गणित बहुत अच्छी है, उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं और मैंने सुना है अब तो सरकारी स्कूल की पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो गई है और प्राइवेट स्कूल की किताब और सरकारी स्कूल की किताब में एक जैसे कोर्स की ही पढ़ाई जाती है। मम्मी, क्या किशन मेरी मदद करेगा? मैंने हमेशा उसके साथ गलत व्यवहार किया है। कोई बात नहीं, पर अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, यही बहुत बड़ी बात है। और किशन अच्छा लड़का है, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। रेनू मोहन को बुलाकर उसे कहती है, मोहन, किशन को जरा बुला लाओ, राहुल को गणित में सहायता चाहिए। राहुल से गणित के कुछ सवाल हल नहीं हो रहे और किशन की गणित बहुत अच्छी है, तो मैं चाहती हूँ कि किशन उसके गणित में सहायता करे। हाँ मैडम, मैं अभी किशन को बुला कर लाता हूँ। राहुल किशन की सहायता से गणित के एग्जाम की तैयारी करता है और बाकी सभी विषयों में भी राहुल अब किशन के साथ पढ़ने लगा। राहुल अब बहुत मेहनत करता है, जिसकी वजह से उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। वो भी अपनी कक्षा में इस बार प्रथम आता है। राहुल के पिता राहुल से कहते हैं, मैं आज बहुत खुश हूँ कि तुम्हारा परिणाम इस बार बहुत अच्छा आया है। शाबाश मेरे बच्चे। पापा, ये सब किशन की वजह से हुआ है। उसने मेरे एग्जाम के दिनों में बहुत सहायता की थी, जिसकी वजह से मैं अपना एग्जाम अच्छे से दे पाया। राहुल किशन से कहता है, थैंक यू किशन, मैं तुम्हारी वजह से आज मैं पहली बार अपनी कक्षा में प्रथम आया हूँ। और किशन, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। तो कोई बात नहीं राहुल। तभी रमेश मोहन से कहता है, मोहन, तुम्हारा बेटा किशन बहुत ही मेहनती है, देखना एक न एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। रमेश अंकल, मैं भी एक दिन आपकी तरह बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। किशन की बातें सुनकर मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वह किशन को गले से लगा लेता है। उस दिन के बाद से किशन और राहुल के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। जादुई अनोखी फ्रॉक और सैंडल का कुआं। ये कहानी एक कोमल नाम की लड़की की है। कोमल अपने मामा मामी के साथ उनके घर में रहती थी। कुछ ही समय पहले कोमल के घर में आग लग जाने की वजह से उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। कोमल इसलिए बच जाती है क्योंकि वो उस समय स्कूल गई हुई थी। इस हादसे के बाद कोमल के मामा नितिन उसे अपने साथ अपने घर पालन पोषण के लिए ले आते हैं। कोमल की मामी शीतल बहुत ही ज्यादा निर्दयी और कठोर स्वभाव की औरत थी। उसने बेचारी कोमल को अपने घर में रहने की जगह तो दे दी, लेकिन सिर्फ अपने घर का सारा काम कराने के लिए। और शीतल का जब मन चाहता वो बिना गलती बिना मतलब कोमल की पिटाई कर दिया करती थी और खाने के लिए 2 दिन में सिर्फ 1 बार खाना दिया करती थी, वो भी बचा कुचा। पहनने के लिए अपनी बेटियों के पुराने कपड़े देती थी। शीतल की अपनी भी 2 बेटियां थी जिनसे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी। ऐसे ही एक दिन सपना जोर जोर से रोने लगती है। सपना की रोने की आवाज सुनकर शीतल अपनी बेटियों के पास जाती है और उनसे कहती है, क्या हुआ मेरी प्यारी बच्ची, तू क्यों रो रही है? मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। साक्षी, सपना को क्या हुआ, वो इतना क्यों रो रही है? मम्मी, वो है ना हमारी नौकरानी कोमल, पापा उसके लिए रेड फ्रॉक लेकर आए हैं जो सपना को बहुत पसंद आ रही थी, बस इसलिए रो रही है। साक्षी की ये बातें सुनकर शीतल गुस्से से आग बबूला हो जाती है। फिर वो अपने पति के पास जाती है और उनसे कहती है, अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने इस कोमल की बच्ची को अपनी बेटियों के पुराने कपड़े दिए थे और अब फिर दोबारा से इस मनहूस के लिए फ्रॉक लेकर आ गए। आप इस मनहूस को मेरी बेटियों के बराबर में खड़ा करना चाहते हैं? देखो, पैसे पेट पर नहीं लग रहे हैं। मैं आपको ये सारा पैसा इस मनहूस के ऊपर खर्चा नहीं करने दूंगी। अरे भाग्यवान, इतने महीनों बाद मैंने इस बेचारी को एक फ्रॉक क्या दिला दी, तुमने तो राई का पहाड़ बना लिया।
देखो जी, मैं आपको इस मनहूस के ऊपर फालतू खर्चा नहीं करने दूंगी। मैंने आपसे पहले भी कह दिया था, इसको इस घर में मैं जिस तरह से रखूंगी उसी तरह से रहेगी, वरना मैं इसे रहने नहीं दूंगी। अगर आप इसके ऊपर ऐसे ही खर्चा करते रहे तो मैं अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी, फिर उसके बाद कभी वापस नहीं आऊंगी। रहना फिर अपनी लाडली बहन की बेटी के साथ। मामा, मामी, आप मेरी वजह से लड़ाई मत कीजिए। सपना को मेरी फ्रॉक पसंद आ रही थी ना, ये लो सपना, ये फ्रॉक तुम अपने पास रख लो, लेकिन प्लीज घर का वातावरण खराब मत कीजिए। और वैसे भी मामा जी, मेरे पास सपना और साक्षी की पुरानी फ्रॉक है, उन्हीं से मैं अपना गुजारा कर लूंगी। और मामा जी, आज के बाद आप मेरे लिए कोई भी सामान मत लेकर आना। आपने मुझे अपने घर में रहने के लिए छत दी है, खाने के लिए 2 समय का खाना देते हैं, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। ऐसा कहकर कोमल आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है और अपना काम करने लगती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सपना और साक्षी कोमल के पास आती है और उससे कहती है, अरे ओ नौकरानी, चल जल्दी से हमारे लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बना। ये जो तूने उबला हुआ खाना बना कर रखा है ना, ये हम नहीं खाएंगे। हमारे लिए पिज्जा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, ये सब जल्दी से बना। मार्केट से मम्मी आती ही होगी, उन्हें भी भूख लगी होगी। चल जल्दी से बना। ठीक है सपना और साक्षी, इतना सारा खाना बनाने में थोड़ा सा समय तो लग ही जाएगा, तुम थोड़ा वेट करो। ऐसा कहकर सपना और साक्षी की फरमाइश का खाना बनाने लग जाती है और वो बहुत मेहनत करने के बाद सारा खाना बनाकर तैयार कर देती हैं। कुछ देर बाद शीतल भी मार्केट से वापस आ जाती है। तभी सपना और साक्षी अपनी माँ से रोते हुए कहती है, मम्मी मम्मी, अच्छा हुआ कि आप जल्दी ही मार्केट से वापस आ गई। देखिए ना, इस नौकरानी ने अपने लिए कितना सारा खाना बनाया है। हमने इससे थोड़ा सा खाना बनाने के लिए कहा तो इसने कहा कि ये सब मैंने अपने लिए बनाया है, तुम्हारे लिए नहीं। मैंने उसे कहा भी कि मम्मी मार्केट गई है, तुम उनके पीछे ऐसा क्यों कर रही हो? तो इसने कहा, मेरी मर्जी, मैं जैसा मर्जी करूं। साक्षी, तुम मामी से झूठ क्यों बोल रही हो? ये सब तो तुमने ही मुझे बनाने के लिए कहा था, अब तुम मेरे ऊपर इल्जाम क्यों लगा रही हो? मामी जी, मेरी बात पर विश्वास कीजिए, ये सब मैंने अपने लिए नहीं बनाया, इन दोनों की फरमाइश पर ही बनाया है। शीतल कोमल की एक नहीं सुनती और वो उसकी बहुत ज्यादा पिटाई करती है। जब मार मार कर उसका पेट भर जाता है तो शीतल कोमल से कहती है, अच्छा तो मनहूस, मेरी बेटियां झूठ बोल रही है, मेरी बेटियों के ऊपर इल्जाम लगाएगी, हमें उबला हुआ खाना देती है और मेरे पेट पीछे इतना स्वादिष्ट खाना बनाकर खाती है, और मेरी बेटियों ने मांगा भी तो उन्हें मना कर दिया। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बेटियों को मना करेगी? इस घर की नौकरानी होकर इतना स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाएगी? इसकी सजा तो तुझे बहुत अच्छी तरह मिलेगी। तुझे अब पूरे हफ्ते में सिर्फ एक बार खाने को मिलेगा और तू घर के सारे काम भी करेगी। सपना और साक्षी, ये सारा खाना उठाओ और मेरे रूम में लेकर आओ, हम तीनों खाएंगे इस खाने को। इस मनहूस की इतनी औकात नहीं है जो इतना स्वादिष्ट खाना खाए, इसे इसके किए की सजा मिल गई। चल मनहूस, यहाँ से जाकर घर के काम कर। ऐसा कहकर शीतल वहाँ से चली जाती है। सपना और साक्षी दोनों बहुत हंसती है। सपना साक्षी यही तो चाहती थी। तभी कोमल उनसे कहती है, आखिर तुम दोनों मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमेशा तुम्हारी छोटी छोटी ख्वाहिशों को भी आधी रात को भी पूरा कर देती हूँ, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती हो। मामी से पिटाई करवा देती हो। अब देखो, तुम्हारे झूठ की वजह से मुझे पूरे हफ्ते में सिर्फ एक बार खाना मिलेगा। भला कोई इंसान एक हफ्ते तक खाना खाए बिना घर का इतना सारा काम कैसे कर सकता है? तू करेगी, ये तो हम चाहते थे, और तुझे परेशान करने में हमें बहुत मजा आता है। ऐसा कहकर दोनों बहनें हंसकर वहाँ से चली जाती है और बेचारी कोमल, उसे पता था कि उसकी मामी कितनी निर्दयी है। अगर उसने कह दिया कि एक हफ्ते तक खाना नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। बेचारी कोमल एक हफ्ते तक बिना खाना खाए लगातार काम करती है, जिस वजह से उसके शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है। एक हफ्ते बाद वो अपनी मामी से कहती है, मामी जी, आज पूरा एक हफ्ता हो गया, मेरे शरीर में एक अनाज का दाना भी नहीं गया, और घर का इतना सारा काम कर करके मेरा शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी प्राण निकल जाएंगे। अब तो मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। हाँ हाँ, मैं इतनी भी कठोर नहीं हूँ।
मुझे पता है आज 1 हफ्ता हो गया तुझे खाना देना है। वो प्लेट जो वहाँ रखी है उसमें 2 रोटियाँ रखी है, लेकिन ये तो रोटियाँ तुझे अभी खाने को नहीं मिलेगी। बहुत सारे गंदे कपड़े पड़े हैं और घर में पानी भी नहीं है, इसलिए कुएं पर जा और कपड़े धोकर लेकर आ। और हाँ, कपड़ों पर कोई दाग नहीं होना चाहिए, वरना मार मार कर तेरी हड्डियाँ तोड़ दूंगी। उसके बाद तुझे रोटी खाने के लिए मिल जाएगी। चल जा, समय बर्बाद मत कर। मनहूस, 1 हफ्ता हो गया, खाना दे दीजिए। कोमल को बहुत भूख लगी थी। कोमल से चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी मजबूरी में वो कपड़ों की पोटली लेकर कुएं के पास चली जाती है और अपने माता पिता को याद करते हुए बहुत रोती है, साथ ही कपड़े भी धोती रहती है। माँ, पिताजी, आप इतनी जल्दी मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अगर आज आप लोग जिंदा होते तो मुझे ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। रोज रात को पेट पर तकिया बांध कर सोती हूँ, क्योंकि पेट में बहुत बुरी तरह से चूहे दौड़ते हैं। सोचा था 1 हफ्ते बाद खाने को मिलेगा, लेकिन मामी जी के सीने में तो दिल है ही नहीं। उन्होंने मुझे इतने सारे कपड़े धोने के लिए भेज दिया। आखिर कोई इंसान इतना कठोर और निर्दयी कैसे हो सकता है? इस तरह से कोमल रोते रोते कपड़े धो रही थी। तभी सपना और साक्षी की महंगी और उनके फेवरेट फ्रॉक कुएं में गिर जाती है। कोमल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे नहीं, ये क्या अनर्थ हो गया? अगर सपना और साक्षी को पता लग गया कि उनकी फेवरेट फ्रॉक मुझसे कुएं में गिर गई, तो पता नहीं मेरा क्या हाल करेंगी वो। और मामी जी मेरी कितनी ज्यादा पिटाई करेंगी। कहीं मार मार कर मुझे जान से ही ना मार दे। और मुझे बचाने के लिए मामा भी तो यहाँ नहीं है। कोमल ये सब सोच रही थी कि तभी सपना और साक्षी वहाँ आ जाती है और उन्हें भी पता चल जाता है कि उनकी फेवरेट फ्रॉक कुएं में गिर गई है। तभी दोनों बहनें कोमल को जोर से थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, मनहूस, 2 टकी की नौकरानी, तुझे पता भी है वो फ्रॉक कितनी महंगी थी और तूने उसे इतनी आसानी से कुएं के अंदर गिरा दिया। हमें पता है कि ये सब तूने जानबूझकर किया है। हमें कुछ नहीं पता, हमें वही फ्रॉक चाहिए। अगर वो फ्रॉक नहीं मिली तो तू जानती है ना कि हम तेरा क्या हाल करेंगे। सपना, साक्षी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब तुम ही तो सोचो, कुएं के अंदर से मैं तुम्हारी फ्रॉक कैसे लेकर आ सकती हूँ? कृपया करके मुझे माफ कर दो। ऐसा कहकर कोमल सपना और साक्षी के सामने बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाती है, लेकिन दोनों बहनें कोमल की एक नहीं सुनती और उसे कुएं के अंदर गिरा देती है और चिल्लाकर कहती है, जब हमारी ब्रांडेड फ्रॉक मिल जाए तो हमें आवाज लगा देना, हम रस्सी डालकर तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। अगर नहीं मिली तो रहना उसी कुएं के अंदर। ऐसा कहकर सपना और साक्षी घर चली जाती है और जब कोमल को होश आता है तो वो एक अलग ही दुनिया में थी। वहाँ के सुंदर सुंदर बाग बगीचे, ठंडी ठंडी हवाएं, ये देखकर कोमल बहुत खुश होती है और वो फ्रॉक ढूंढने लगती है। कुछ दूर चलने पर उसे झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत बेहोश मिलती है। कोमल तुरंत उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उसे झोपड़ी के अंदर ले जाकर उसकी बहुत सेवा करती है। उसे अपने हाथ से स्वादिष्ट सूप बनाकर भी पिलाती है। कुछ ही समय में वो बूढ़ी औरत बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। तभी वो बूढ़ी औरत कोमल से कहती है, बेटा, तुम कितनी अच्छी हो। तुमने एक अनजान बुढ़िया की कितनी सेवा की, दिन रात मेरी सेवा करने में लगा दी, मुझे इतना स्वादिष्ट सूप बनाकर पिलाया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मगर बेटा, यहाँ तो कोई नहीं आ सकता, तो तुम यहाँ कैसे आई? अम्मा जी, मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, इसलिए मैं मेरे मामा मामी के घर उनके साथ रहती हूँ। लेकिन वो मेरे ऊपर बहुत अत्याचार करती हैं। मुझे मजबूरी में उनके हर अत्याचार को सहना पड़ता है। कपड़े धोते समय मुझसे उनकी बेटियों की फ्रॉक कुएं में गिर गई, इसलिए उनकी बेटियों ने मुझे कुएं में धक्का दे दिया और कहा कि उनकी फ्रॉक लेकर ही मुझे वापस जाना है। ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे सुंदर नजारा दिखाती हूँ। जिस कुएं के अंदर तुम गिरी हो वो कोई मामूली कुआं नहीं है, वो कुआं जादुई अनोखी फ्रॉक और सैंडल का है। चलो, मैं तुम्हें जादुई फ्रॉक और सैंडल के कुएं के अंदर नजारे का आनंद दिलाती हूँ। ऐसा कहकर बूढ़ी औरत कोमल को अपने साथ जादुई अनोखी फ्रॉक और सैंडल के कुएं के पास लेकर जाती है।
जहाँ पर बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर फ्रॉक और सैंडल थी, जिन्हें देखकर कोमल बहुत ही ज्यादा खुश होती है। ऐसा अद्भुत नजारा उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। तभी वो बूढ़ी औरत कोमल से कहती है, तुम्हारे एक तरफ जादुई अनोखी फ्रॉक ही फ्रॉक है और दूसरी तरफ जादुई अनोखी सैंडल ही सैंडल है। अगर तुम इस कुएं का जादुई अनोखा फ्रॉक चुनती हो तो इसे पहनते ही तुम बहुत ज्यादा ज्ञानी बन जाओगी और तुम्हारे पास हर चीज का ज्ञान होगा। वहीं दूसरी ओर तुम जादुई अनोखे सैंडल को चुनती हो तो तुम्हारे सामने बहुत सारा धन दौलत हीरे जवाहरात ये सब आ जाएंगे और तुम्हें किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होगी। अब बताओ, तुम्हें दोनों में से क्या चुनती हो? तुम्हें क्या चाहिए, ज्ञान या फिर धन दौलत? अम्मा जी, मुझे ज्ञान चाहिए। मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया था कि सबसे बड़ी धन दौलत ज्ञान होता है। अगर आपके पास ज्ञान है तो वो सारी जिंदगी आपके साथ रहेगा। धन दौलत तो एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएगा, लेकिन ज्ञान वो कभी खत्म नहीं होगा और मैं ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें प्राप्त करके और भी लोगों को ज्ञान दूंगी ताकि उनकी जिंदगी भी ज्ञान की वजह से बेहतर हो जाए। मुझे धन दौलत का कोई लालच नहीं है, क्योंकि लालच करना बहुत बुरी बात है। कोमल के इतने अच्छे विचार सुनकर वो बूढ़ी औरत बहुत खुश होती है और फिर वो बूढ़ी औरत कोमल को जादुई अनोखे फ्रॉक और सैंडल के कुएं से जादुई अनोखी फ्रॉक दे देती है, जिसे पहनते ही कोमल और भी ज्यादा सुंदर हो जाती है और उसका फ्रॉक पूरी तरह से सोने की तरह चमक रहा था, जिसकी वजह से उसके आसपास हीरे जवाहरात, सोना चांदी के सिक्कों का ढेर लग जाता है और वो पूरी तरह से स्वस्थ भी हो जाती है। तभी वो बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने धन दौलत का लालच ना करके ज्ञान को चुना। अब तुम्हें बहुत सारे ज्ञान की बातें प्राप्त हो चुकी है। जादुई फ्रॉक की मदद से अब तुम इस धन दौलत को भी अपने पास रखो और ज्ञान भी। जाओ, अब तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ। कोमल वो सारी धन दौलत और जादुई फ्रॉक पहने सही सलामत घर पहुंच जाती है। कोमल के पास इतना सारा धन दौलत और उसका सोने का फ्रॉक देखकर शीतल, सपना और साक्षी चौंक जाती है। ये तो बिल्कुल असली सोने का फ्रॉक लग रहा है। और तेरे पास इतनी सारी धन दौलत और हीरे जवाहरात कहाँ से आए? तुझे तो सपना और साक्षी ने कुएं के अंदर से फ्रॉक लाने के लिए कहा था ना? इसका मतलब कुएं के अंदर इतनी सारी धन दौलत है। जल्दी जल्दी बता, ये सब तेरे पास कहाँ से आया? शीतल के इतना कहती ही कोमल उसे सब बता देती है कि कुएं के नीचे जादुई अनोखी फ्रॉक और सैंडल है, जहाँ से उसे जादुई अनोखा फ्रॉक मिला। तभी शीतल कोमल से कहती है, तू मनहूस हमेशा बेवकूफ की बेवकूफ ही रहना। अगर वो बुढ़िया तुझे कह रही थी कि जादुई सैंडल पहनकर तुझे बहुत सारी धन दौलत मिलेगी, तो तुझे ज्ञान प्राप्त करने की क्या जरूरत थी? सपना और साक्षी, मेरी प्यारी बच्चियों, सोचो, अगर जादुई अनोखी फ्रॉक ज्ञान के साथ इतनी सारी धन दौलत दे सकती है, तो जादुई अनोखा सैंडल तो ना जाने कितनी सारी धन दौलत देगा। अब तुम दोनों जल्दी जल्दी कुएं के अंदर जाओ और जादुई सैंडल लेकर आओ, जिसकी मदद से हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। अपनी माँ की बात सुनकर साक्षी और सपना जादुई अनोखी फ्रॉक और सैंडल के कुएं के पास पहुँच जाती है और शीतल अपने ही हाथों से अपनी ही दोनों बेटियों को उस कुएं में धक्का दे देती है और उनके ऊपर आने का इंतजार करती है। ऐसे ही 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, पूरा हफ्ता गुजर जाता है, लेकिन सपना और साक्षी कभी वापस नहीं आती और इस तरह से शीतल को उसके लालच का फल मिल जाता है। उसकी बेटियां उसके पास कभी वापस नहीं आती और कोमल जादुई अनोखी फ्रॉक की मदद से अपने साथ साथ और भी कई लोगों को ज्ञान की बातें बताती है और उनकी जिंदगी में रोशनी लेकर आती है और खुद भी एक सुखी जीवन बिताती है। दोस्तों, इस कहानी से आप ये समझ ही गए होंगे कि दुनिया में सबसे बड़ी धन दौलत, पैसा, गाड़ी, ऐशो आराम ये सब नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी धन दौलत तो ज्ञान है। जिसके पास ज्ञान है वो सबसे ज्यादा धनी है, फिर चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो।